स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के सर कोठार में। और आज हम आपके लिए आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं। आप किसी भी पेपर के शेड को उठाएंगे उसमें आप देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जिन्हें हम आपके लिए लेकर आए हैं। मोस्ट ही नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अब हम इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है असंग जनन। ये एक मोस्ट ही नहीं बल्कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या असंग जनन क्या होता है? निषेचन क्रिया के बिना। अब निषेचन क्या होता है? निषेचन वही नर युग्मक तथा मादा युग्मक। जब नर युग्मक एंड मादा युग्मक मिल जाते हैं तब निषेचन की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। अब नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक होता है शुक्राणु एंड मादा युग्मक होता है अंडाणु। तो कहेंगे कि शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। अब निषेचन क्रिया के बिना ही यानी मेल एंड फीमेल के बिना मिलने पर, मेल एंड फीमेल के बिना मिलने पर क्या होता है? नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। नए पौधे का उत्पन्न होने की विधि क्या कहलाती है? असंग जनन कहलाती है। बिना निषेचन क्रिया के बिना ही नए पौधे उत्पन्न होने की विधि असंग जनन कहलाती है और ऐसे पौधे को असंगजनित पौधा कहा जाता है। ऐसे पौधों को असंगजनित पौधा कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं बहुभ्रूणता। इसका दूसरा टॉपिक, ये भी मोस्ट ही नहीं बल्कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कहता है बहुभ्रूणता? कि एक ही बीज से दो या दो से अधिक भ्रूण का निर्माण होना बहुभ्रूणता कहलाता है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई बीज है, इससे क्या होगा कि कई सारे पौधे निकल आएंगे। ये एक या एक से अधिक, ये मान लीजिए मेरे पास पौधे, ये पौधे जब निकल आएंगे तब क्या होगा? कई सारे पौधे निकल आते हैं यानी कई सारे भ्रूण निकल आते हैं। भ्रूण का मतलब होता है छोटा सा बच्चा, छोटा सा पौधा, हल्का छोटा सा पौधा निकल आते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। अब बहुभ्रूणता के पश्चात आता है हमारा प्लासेंटा। प्लेसेंटा को अपरा के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना है, कभी कभी अपरा के नाम से भी पूछ देता है। माता व बच्चे के बीच जुड़ी एक ऐसी क्रियात्मक इकाई, ये क्या है? माता, जो पेट में बच्चा होता है उसके उसमें एक ऐसी इकाई जुड़ी होती है जिसके द्वारा वो क्या करता है? अपना माता के रुधिर से अपना भोजन बना लेता है, उसे ही प्लेसेंटा कहते हैं। माता व बच्चे के बीच जुड़ी एक ऐसी क्रियात्मक इकाई यानी कार्य करने वाली इकाई जिसके द्वारा भ्रूण यानी छोटा सा बच्चा जो माता के पेट में है, माता के रुधिर से यानी उस माता के खून से पोषण ग्रहण कर लेता है, जिसे अपरा कहते हैं या फिर जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। अब उसके पश्चात एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट ही नहीं बल्कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। कहता है रेड डाटा बुक एक किताब है। क्या है? एक किताब है। रेड डाटा बुक एक किताब है। इसमें उन सभी जीव के बारे में जानकारी दी गई है। किन सभी जीव के बारे में? उन सभी जीव के बारे में जानकारी दी गई है जो जीव खतरे में आ गए हैं। खतरे में आने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो जीव जो हैं विलुप्त होने वाले हैं अर्थात समाप्त होने वाले हैं। जो सभी जानकारी दी गई है जो जीव खतरे में आ गए हैं अर्थात विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं अर्थात विलुप्त होने वाले हैं। अब हम चलते हैं अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अब इसका अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है अनिषेक फलन। अब अनिषेक फलन क्या होता है? भैया अंडाशय से बिना निषेचन फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। वैसे अंडाशय होता है पौधों में तो उसमें अंडाशय में निषेचन होता है, बट यहाँ पर क्या है कि अंडाशय से बिना निषेचन फल निर्माण की क्रिया, फल जो होता है निर्माण हो जाता है बिना निषेचन के बिना ही। और मैंने आपको निषेचन अच्छी तरीके से बता दिया है। निषेचन के बिना ही यानी निषेचन क्रिया के बिना ही क्या होता है? बिना निषेचन फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। अब अनिषेक जनन तथा ऐसे फलों को जो मतलब बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं, ऐसे फलों को क्या कहते हैं? अनिषेक
फलनी फल कहते हैं तथा वे फल बीज रहित होते हैं। वे फल बीज रहित होते हैं, यानी बिना बीज के होते हैं। अब उसके पश्चात आता है हमारा जैव विविधता। ये भी एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप तैयार कर लें। जैव विविधता एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार नहीं बल्कि हर बार पूछा जाता है। किसी ना किसी सेट में लगभग 7 सेट बनते हैं पूरी यूपी में, उन 7 सेटों में 2 से 3 सेटों में लगभग जैव विविधता पूछता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब जैव विविधता होता क्या है इसे भी समझ लेते हैं। जैव विविधता कहता है कि किसी विशेष स्थान, यानी कोई एक स्थान है जहाँ पर क्या होता है, प्राकृतिक रूप से अनेक प्रकार की जंतु तथा पेड़ पौधों की जातियाँ पाई जाती हैं। देखो कोई स्थान है जहाँ पर बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं तथा उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं भी हमें देखने को मिलती हैं तथा उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं भी देखने को मिलते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, जिसे जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता के बाद आता है हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मानव शुक्राणु नामांकित चित्र। मानव शुक्राणु नामांकित चित्र। अब मानव शुक्राणु के नामांकित चित्र को मैंने यहाँ पर दर्शा लिया है सो डेट आपका टाइम जो है बेकार ना जाए। अब मानव शुक्राणु में देखो 4 भागों में विभक्त होता है। मानव शुक्राणु 4 भागों में विभक्त होता है। ये ऊपर का भाग शीर्ष कहलाता है, यानी कि शीर, शीर्ष का मतलब सिर, और इसमें जो अग्रपिंडक भी होता है, आगे इसे अग्रपिंडक कहते हैं। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है। एंड ये पार्ट क्या होता है, मध्य भाग होता है, और इसमें माइट्रोकांडिया भी होता है। ये पार्ट मध्य होता है और इसमें माइट्रोकांडिया भी होता है। माइट्रोकांडिया क्या करता है, इसे एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। एंड ये क्या होता है, ये पूंछ होती है जो क्या करती है, तैराने का कार्य करती है। अब ये पूंछ होती है जो तैराने का कार्य करती है। इसे आप देख लें और बनाने की भी बहुत ज़्यादा अभ्यास करें। इसका नामांकित चित्र बहुत ही ज़्यादा पूछता है, इससे आप बहुत ही ज़्यादा अभ्यास करते हैं, आपका ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। अब चलते हैं अपने एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर। अब इसका अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मलेरिया रोग कैसे फैलता है। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम क्या है, ये भी कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसे भी आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे भी आप तैयार कर लें। क्या होता है, जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर, यानी जो संक्रमित होता है मादा यानी कि मादा होती है नर मादा, यानी कि औरत स्त्री, मादा एनाफिलीज मच्छर, यहाँ पर केवल एना लिखा है, एनाफिलीज होता है। एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। जब मादा एनाफिलीज संक्रमित मच्छर जो होता है किसी स्वस्थ व्यक्ति को क्या करता है, काट लेता है, तो वे उसके रक्त में यानी उसके खून में क्या करता है, मलेरिया परजीवी को पहुंचा देता है। अब मलेरिया परजीवी को जैसे ही उसके रक्त में पहुंचेगा तो क्या होगा, उस व्यक्ति को मलेरिया का रोग हो जाता है। उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, मलेरिया का रोग हो जाता है। अब मलेरिया के रोग के कुछ रोकथाम भी हैं, उन्हें भी हम अपन लोग जान लेते हैं। मलेरिया रोग के रोकथाम हैं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने घरों के आसपास क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। हमें अपने घरों के आसपास क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि मच्छर नहीं उत्पन्न हो पाएंगे। अब जब मच्छर नहीं उत्पन्न हो पाएंगे तो काटेंगे नहीं, अब जब काटेंगे नहीं तो मलेरिया नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घरों के आसपास क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। नंबर 2, गड्ढों को मिट्टी से पाट देना चाहिए। अब गड्ढों को मिट्टी से क्यों पाट देना चाहिए, मान लीजिए हम गड्ढा है, वहाँ पर बहुत सारे मच्छर बैठे रहते हैं, यदि हम मिट्टी से उन्हें पाट देते हैं तो वहाँ पर मच्छर नहीं रहेंगे, एंड मच्छर नहीं रहेंगे तो काटेंगे नहीं, एंड काटेंगे नहीं तो आपको मलेरिया रोग नहीं होगा। अब क्या है, मिट्टी का तेल। अब मिट्टी के तेल से क्या होता है, मच्छर जो होता है मर जाता है। मिट्टी के तेल पानी में तैरते मच्छरों पर छिड़कना चाहिए, यानी पानी में बहुत सारे मच्छर जो तैरते रहते हैं उन पर मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए, जिससे कि मच्छर क्या होते हैं, मर जाते हैं, जिससे मच्छर मर जाते हैं। अब उसके पश्चात हमारा आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे अपन लोग द्वि निषेचन के नाम से जानते हैं। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी कई बार पूछ देता है। अब द्वि निषेचन क्या होता है, द्वि का मतलब होता है दोबारा, निषेचन का मतलब निषेचन, यानी 2 बार निषेचन जो होता है उसे द्वि निषेचन कहते हैं। कह देंगे कि 2 बार होने वाला निषेचन क्या कहलाता है, द्वि निषेचन कहलाता है। और ये किस तरीके से होता है इसे भी जानते हैं।
परागनलिका। अब परागनलिका क्या होती है? पौधों में क्या होता है? परागनलिका होती है, जहाँ पर क्या होता है? परागकण आकर दो भागों में विभक्त हो जाता है। परागनलिका में दो नर युग्मक होता है, यानी परागकण होता है, दो नर युग्मकों में बदल जाता है परागनलिका में, जिसमें एक नर युग्मक क्या करता है? अंड कोशिका। अब नर युग्मक आपको मालूम है शुक्राणु होता है। अब नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है, जिसमें एक नर युग्मक क्या करता है? अंड कोशिका से मिलकर, अब उसमें अंड कोशिका भी होती है पौधे में, तो उस अंड कोशिका से क्या करता है? मिलकर युग्मनज बनाता है, यानी छोटा सा भ्रूण बनाता है, तथा छोटा सा बच्चा, तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के पास मिलकर त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। अब दूसरा युग्मक क्या करता है? दूसरा युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। इस प्रकार निषेचन 2 बार होता है। कितने बार हुआ निषेचन? 2 बार निषेचन होता है, और 2 बार निषेचन होने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है? द्विनिषेचन कहलाती है। इसलिए इसे द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं, या फिर इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। अब हम अपने एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। ये मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव। मोस्ट ही नहीं बल्कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे तो बिल्कुल भी मिस ना करें। हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, इसे भी अपन लोग जान लेते हैं। ठंडे मौसमों में, यानी कि जाड़े के दिनों में, ठंडे मौसमों में तथा ठंडे प्रदेशों में, बहुत सारे प्रदेश भी ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारी ठंड होती है, कृषि कार्य करने के लिए कांच के कबक बनाए जाते हैं। कांच के क्या बनाए जाते हैं? कबक बना लेते हैं। ऐसे मान लीजिए वहाँ पर पौधा लगते हैं, तो इस तरीके से कांच के क्या बना लेते हैं? कबक बना लेते हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस कहते हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस कहा जाता है। अब ये कवक क्या करते हैं? देखो कवक का क्या कार्य है? यह कांच के कवक सूर्य की किरण को अंदर तो आने देते हैं, यानी सूर्य की किरण आएगी अंदर तो आ लेने देते हैं, बट क्या होता है? परंतु बाहर नहीं जाने देती हैं, जिससे ग्रीन हाउस बाहर की अपेक्षा क्या होता है? अधिक तापमान में रहता है, बाहर की अपेक्षा अधिक तापमान में रहता है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। यानी ग्रीन हाउस का कार्य है ठंडे प्रदेशों एवं ठंडे मौसमों में क्या? कृषि को बेहतर बनाना। जो कृषि ठंड में नहीं होती है, उसे भी ठंडे मौसमों ग्रीन हाउस के जरिए, यानी ग्रीन हाउस के द्वारा ठंडे मौसमों ठंडा प्रदेशों में क्या किया जा सकता है? उगाया जा सकता है। अब अपन लोग जानते हैं बीटी कपास क्या होता है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बीटी कपास। अब बीटी कपास के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या होता है बीटी कपास? बीटी एक प्रकार की बीजाणु है। क्या है? बीटी क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है, जो क्या करता है? जिनके इनमें जीवाणु के जीन को कपास के पौधे में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कपास के पौधे में डाल दिया जाता है। इनके जीन को क्या कर दिया जाता है? कपास के पौधे में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे कपास के पौधे में जो है कीटाणु को मारने की क्षमता आ जाती है, जिससे कपास के पौधे में कीटाणु को मारने की क्षमता आ जाती है, यानी पावर आ जाती है। इस प्रकार वो क्या करता है? इस प्रकार कपास के पौधे को बीटी कपास कहते हैं। इस प्रकार कपास के पौधे को क्या कहते हैं? बीटी कपास कहते हैं। उसके पश्चात हमारा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे वर्णांधता कहते हैं। अब वर्णांधता क्या होता है, इसे भी अपन लोग चर्चा करते हैं। वर्णांधता होता है यानी एक रोग है। वर्णांधता क्या है? एक रोग है जो हमारी आँखों में हो जाता है, और ये अनुवांशिकी रोग है, जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति जो है लाल व हरे रंग का विभेद नहीं कर पाता, यानी कि पहचान नहीं पाता है। अब हम इसकी डिफिनेशन को आसान तरीके से जान लेते हैं। वर्णांधता आँखों में होने वाला एक अनुवांशिकी रोग है। अब आप वर्णांधता आँखों में तो होने वाला है, बट अनुवांशिकी क्या होता है? अनुवांशिकी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो बना रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, यानी कि बाप से बेटे में, फिर बेटे से उनके बेटे में, ये रोग क्या करता है? चलता रहता है। वर्णांधता आंखों में होने वाला अनुवांशिकी रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति हरे व लाल रंग का विभेद नहीं कर पाता है। यानी जिससे पीड़ित व्यक्ति, यानी जिसे ये रोग हो जाता है, वो क्या करता है? लाल व हरे रंग को नहीं पहचान पाता है, जिसे वर्णांधता व्यक्ति कहते हैं। और हाँ, एक और क्वेश्चन इससे पूछ जाता है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे नौकरी क्यों नहीं दी जाती है? तो आपको उसमें लिखना है कि वर्णांध व्यक्ति को वर्णांध से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग का विभेद नहीं कर पाता है, अर्थात पहचान नहीं पाता है, इसीलिए उसे क्या किया जाता है? इसीलिए उसे रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। अब चलते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर।
अब हमारा आता है लघु बीजाणु जनन। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कई बार पूछ देता है। अब लघु बीजाणु जनन क्या होता है? पुष्पी पादपों में, यानी जो फूल वाले पादप होते हैं, पुष्पी पादपों में नर युग्मक, आपको बता दिया नर युग्मक शुक्राणु अर्थात परागकण, परागकण क्या होता है? नर युग्मक होता है, का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। यानी परागकण का बनना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। सरल भाषा में कहें कि परागकण का बनना, परागकण के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे रजोधर्म कहते हैं, ये क्या होता है इसे भी जान लेते हैं। देखो मनुष्य मादाओं में यानी स्त्रियों में क्या होता है? यौवनावस्था, यानी यौवनावस्था यही कोई 14 से 15 साल में शुरू हो जाती है। यानी कि जवानी की अवस्था, यौवनावस्था के पश्चात हर 28 से 29 दिनों के पश्चात क्या होता है? उनकी योनि से क्या होता है? रक्त निकलता है, यानी खून निकलता है, जिसे रजोधर्म कहते हैं। यानी स्त्रियों की यौन द्वारा खून का निकलना, हर 28 या 29 दिनों में खून का निकलना रजोधर्म कहलाता है। एंड ये किस प्रकार होता है ये भी जान लेते हैं। यह गर्भाशय, यानी गर्भाशय होता है, गर्भाशय की आंतरिक परत जो होती है वो फट जाती है। आंतरिक परत फटने पर यह होता है। हर 28 से 29 दिनों में स्त्रियों की यौन द्वारा खून का निकलना रजोधर्म कहलाता है, अर्थात रजोधर्म को आर्तोचक्र भी कहते हैं, आर्तोचक्र कहलाता है, और यह गर्भाशय की आंतरिक परत के फटने पर होता है। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, यानी मेंडल प्रभाविता नियम कहते हैं, इसे मेंडल प्रभाविता नियम भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि मेंडल एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये प्रभाविता का नियम दिया है। अब इसे भी समझ लेते हैं। क्या होता है? जब शुद्ध बोने यानी छोटे पौधे बोने तथा शुद्ध लंबे पौधों को क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, नहीं लिखा है मैंने, कोई बात नहीं, क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यानी जब हम शुद्ध बोने और शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस कराएंगे, यानी कि शुद्ध लंबे पौधे को टीटी से लिखते हैं एंड शुद्ध बोने को छोटी टीटी से। जब हम इसे क्रॉस कराते हैं तो हमें एक टी छोटी एक टी इस प्रकार मिलता है। यानी कि तब क्या होता है? अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, प्रभावी लक्षण दिखाई पड़ते हैं बट अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। यानी बड़े पौधे दिखाई पड़ते हैं बट छोटे पौधे जो हैं, बड़े पौधे क्या करते हैं? नहीं दिखने पाते हैं, यानी अप्रभावी लक्षण नहीं दिखने देते हैं, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। आई होप कि आपको एक एक टॉपिक बहुत ही क्लियर समझ आया होगा। यदि हाँ समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्या मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और आपके लिए भी मैं बेहतर से बेहतर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाऊं। एंड इसकी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे क्या होता है मैं आपके लिए कक्षा 12 बायोलॉजी के लिए जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाऊं फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसे तैयार कर लें। मैं अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत।